नमस्कार। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब 21 किलोमीटर की यात्रा केवल 30 मिनट में ही पूरी की जा सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने 12 किलोमीटर से लंबी रोपवे परियोजना के विकास को अपनी मंजूरी दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सोनप्रयाग से केदारनाथ तक और हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए रोपवे का निर्माण होगा। इस संबंध में फैसला लिया और इसके साथ ही पशुधन को कई खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए भी एक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पशुपालकों और किसानों को बड़ा फायदा होगा। ये फैसला भी लिया गया। इन्हीं फैसलों पर हम करेंगे आज चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। तो दुर्गम पहाड़ी इलाकों से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचल में किस तरह से ये फैसले देंगे विकास की नई दस्तक, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले किए गए। इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जी में रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि पर्वतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण कराया जाएगा। रोपवे बन जाने के बाद केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाना आसान होगा। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.09 किलोमीटर तक रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना की कुल लागत 4,000 करोड़ से ज्यादा है। केदारनाथ की 8 से 9 घंटे की दूरी इसके बनने के बाद मात्र 36 मिनट में पूरी हो सकेगी। रोपवे परियोजना केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। चार धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4,081 करोड़ 4,081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चार धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। दूसरे बड़े फैसले में हेमकुंड साहिब जी में 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के विकास को भी मंजूरी दी गई है। ये परियोजना 2,730 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी। इस रोपवे परियोजना से हेमकुंड साहिब जी आने वाले तीर्थयात्रियों और फूलों की घाटी में आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और यह गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब जी के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। दूसरा प्रोजेक्ट इसी कड़ी में है, विरासत भी विकास भी का, हेमकुंड साहिब का रोपवे। हेमकुंड साहिब की जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में, वहां पे माना जाता है कि हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पे तपस्या की थी। तीसरे एक अन्य फैसले में देश भर के पशुपालकों के पशुधन को कई बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण योजना शुरू की जाएगी। 3,880 करोड़ का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 4 मेजर डिजीजेस, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस, इसके अलावा 2 और डिजीज होते हैं, वो चारों इसमें कवर्ड है। और इन चारों से कैसे देश में लाइव स्टॉक को किस तरह से एक मेजर उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए, वो इस प्रोग्राम का एम है, जिस पर करीब 3,880 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी निगरानी भारत पोर्टल से सुनिश्चित होगी। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कैबिनेट के बड़े फैसले किन मायनों में हैं अहम, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों का हम परिचय करा देते हैं। अश्विनी महाजन, प्रोफेसर अश्विनी महाजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आर्थिक विश्लेषक हैं। रोशन गौड़ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रोशन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि पहाड़ से आपका गहरा संबंध है और आप वहाँ की जो पृष्ठभूमि है उसको समझते भी हैं, वस्तुस्थिति को भी समझते हैं। कितना बड़ा आज ये तोहफा कहा जाएगा केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए? दरअसल केदारनाथ जी और हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी,
ये 3 ऐसे टूरिज्म स्पॉट हैं। एक धार्मिक टूरिज्म यहाँ होता है, तो ये तीनों ही बहुत ही दुरूह है, बहुत कठिन है। क्योंकि इसमें करीबन अगर हम केदारनाथ जी की बात करें तो 16 किलोमीटर पैदल ट्रैक चलना पड़ता है, एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और अगर हम हेमकुंड साहिब की बात करें तो वहां भी लगभग लगभग 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, और ऐसे ही 14 किलोमीटर की चढ़ाई फूलों की घाटी है। तो चूंकि केदारनाथ जी में जो हिंदुओं का, हम जैसे भी मंत्री जी ने भी कहा कि 12वां जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, तो वहां फुटबॉल ज्यादा है। पिछले साल हम देखेंगे तो करीबन 23 लाख लोग अकेले केदारनाथ जी में पहुंचे थे। तो जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी तपस्या स्थली है, तो वहां लोग कम आते हैं, करीबन 2 लाख लोग वहां गए थे। लेकिन फूलों की घाटी नजदीक होते हुए भी लोग नहीं जाते। फूलों की घाटी में लोग तभी जाते हैं जब उनका मन होता है, या वो उनकी प्लानिंग करके जाते हैं। अदरवाइज वो जो धार्मिक पर्यटन के लिए जाते हैं वो लोग फूलों की घाटी तक नहीं जाते, जो कि दूर है। तो अब ये जो आज उन्होंने फैसला लिया, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि केदारनाथ जी में अभी जो लोग जाते हैं वो स्वस्थ लोग जाते हैं, कि वो ताकि पैदल चढ़ाई 16 किलोमीटर वो चढ़ सके। अगर रोप वे, जैसे आज फैसला लिया गया है कि रोप वे बनेगा, तो ये रोप वे बनने से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, जो जिनको दूसरे कष्ट हैं, जो पैदल नहीं चढ़ सकते हैं, या जो घोड़े होते हैं, खच्चर होते हैं, उनमें नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए ये वरदान साबित होगा। और इसमें मुझे लगता है कि जो 23 लाख पिछले साल गए थे, इसमें संख्या बढ़ जाएगी। तो फुटबॉल बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो आसपास की दुकानें होगी उनके लिए टूरिस्ट लोग ज्यादा आएंगे, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर रेवेन्यू बढ़ेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आज का जो फैसला है ये उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए, जो पर्यटन के जरिए जो अर्थव्यवस्था वहां बढ़ती है, उसमें बहुत ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है। क्योंकि पिछले साल सबसे ज्यादा लोग वहां गए थे, 48 लाख लोग केवल 4 धाम यात्रा में गए थे। तो वो मुझे लगता है कि वो संख्या करीबन 1.5 गुना और बढ़ने वाली। बिल्कुल, यही आर्थिक महत्व अश्विनी जी से समझ लेते हैं। अश्विनी जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, तीर्थयात्री हैं या जो आम लोग हैं उनके लिए तो एक बड़ी खुशखबरी है ही, एक बड़ी सुगमता होगी जब जिसे कहते हैं 12-13 घंटे का जो लंबा सफ़र है केवल 30 मिनट में अगर वो पूरा हो जाता है तो अपने आप में ये बड़ी बात होती है। और बहुत मुश्किल सफ़र भी होता है, बहुत आसान यात्रा नहीं होती है। लेकिन जो आर्थिक यात्रा है वहाँ की, उस पूरे प्रदेश की, उसे किस तरह से गति मिलेगी? देखिए, हम देखते हैं कि पिछले काफी लंबे समय से पहाड़ में लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, यूथ वहां से निकल रहा है और दूसरे स्थानों पर जाकर के अपने रोजगार की तलाश कर रहा है, गांव खाली हो रहे हैं। ऐसे में जो रिलीजियस टूरिज्म है, धार्मिक पर्यटन है, उसका एक विशेष महत्व है अपने देश में। हमारे देश में कुल जो पर्यटन होता है उसका लगभग 60% से ज्यादा धार्मिक पर्यटन है। और कितना अगर दुर्गम यात्रा है तो स्वाभाविक है बहुत बुजुर्ग लोग वहां नहीं जा सकते। कई लोग यूथ भी वहां जाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि एक लंबी 12-13 घंटे की, उससे भी ज्यादा की यात्रा वो हो जाती है। मैं स्वयं ये अनुभव किया है, केदारनाथ में लोग बड़ी मात्रा में खर्च करके हेलीकॉप्टर से भी जाना चाहते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी मिलती नहीं है। इतनी ज़्यादा मांग होती है, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर हेलीपैड और की व्यवस्था होने के बावजूद भी, पर्याप्त मात्रा में वहाँ हेलीकॉप्टर भी होने पर भी वहाँ लोगों को सुविधा नहीं हो पाती पहुँचने की, और लोगों के मन में एक मलाल रह जाता है कि हमने केदारनाथ के दर्शन नहीं किए हैं। तो वास्तव में एक बहुत बड़ा ये कदम हो सकता है, क्योंकि 4000 करोड़ की राशि बहुत बड़ी राशि नहीं है इस मामले में। अगर जिस तरह से संख्या बढ़ती है, जैसे हमने देखा महाकुंभ में जिस प्रकार की सुविधाएं थी, उसके कारण अपेक्षा तो 30-35 करोड़ लोगों की थी, लेकिन वहां 65 करोड़ से ज्यादा लोग वहां उन्होंने जाकर के वहां किया। और ऐसे मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है कि लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए का की इकोनॉमी का फायदा हुआ है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इसका फायदा हुआ, तो उत्तराखंड क्यों इसके पीछे रहे? तो वास्तव में यह उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मानी जा सकती है, और खासतौर पर यह पर्यटन को, धार्मिक पर्यटन को बहुत बढ़ावा देने वाली है।
बिल्कुल, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली है। रोशन जी, आपसे समझना चाहेंगे, चाहे हम केदारनाथ स्थल की बात करें, चाहे हम बात करें फूलों की घाटी की, जिसका अपना अलग महत्व है और वैश्विक स्थल के रूप में भी ये प्रसिद्ध है, और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं हेमकुंड साहब की, तो आस्था के प्रतीक हैं, विश्वास के प्रतीक हैं, भावनाओं के भी प्रतीक हैं। और प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि विरासत और विकास साथ साथ, तो ये अपने आप में किस तरह का एक लंबा रास्ता दिखाता है जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और उसमें विभिन्न राज्यों का और हर स्थल का, दुर्गम स्थलों के योगदान की भी बात करते हैं। देखिए, हमने देखा कि वैष्णो देवी जी में रोपवे बन गया। मैं हिमाचल में कई मंदिरों में और जगह ऐसे स्थानों में गया जो बहुत ही दूर थे, बहुत ही कठिन थे, वहां रोपवे बन गए। केवल उत्तराखंड की जो हमारे 4 धाम हैं, ये बचे हुए हैं कि यहाँ रोपवे अभी तक क्यों नहीं बना, जबकि ये डिमांड बहुत सालों से हो रही थी। रोपवे बनने से केवल स्थानीय लोगों को जितना फायदा होगा, उससे ज्यादा देश के अन्य लोगों को इसका फायदा होने वाला है, जो वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि रास्ते बहुत कठिन है, वहां चढ़ना आसान नहीं है। फिर जो मौसम है वो और भी खराब है। इसमें जो अभी असम जी ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महाकुंभ में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने करीबन 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 7,000, और करीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी जनरेट वहां। अब सोचिए कि जितना उत्तर प्रदेश का बजट नहीं, उसे कई गुना ज्यादा वहां सिर्फ एक मेले ने वहां इकोनॉमी खड़ी करके दे दी। ऐसे ही जो हमारे 4 धाम है, उस पिछले साल 48 लाख लोग वहां टूरिस्ट वहां गया है। आप देखिए कि जैसे ही टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी, जो पर्यटनों की संख्या बढ़ेगी, अपने आप वो अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है। आप सोचिए कि जो लोग अभी मान लीजिए कि जो फूलों की घाटी है, वो एक अनुमान है, वहां के पिछले साल वहां करीबन 2 लाख लोग गए। जब वहां रोपवे बन जाएगा, हेमकुंड साहिब तक रोपवे बढ़ जाएगा, तो उसकी दूरी वहां करीबन 4 किलोमीटर रह जाएगी। तो इतना लोग फिर अफोर्ड कर सकते हैं, इतने लोग जा सकते हैं। तो फूलों की घाटी जो अभी तक लोगों ने उसका ज्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, वहां सिर्फ वो लोग जाते हैं जो साइंटिस्ट हैं या ऐसे टूरिस्ट हैं जो ट्रैकिंग पसंद करते हैं, वो लोग वहां जाते हैं। तो रोपवे बनने से वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, वहां देखेंगे कि जो फूलों की घाटी इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां दुनिया के ऐसे ऐसे फूल वहां मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, सिर्फ वहीं मिलते हैं। तो ऐसी जगह को लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, वहां जाके देखेंगे तो देखिए कि ये इकोनॉमी किस तरह से बढ़ जाएगी। और उन जगह, इनके कारण, रोपवे के बढ़ने के कारण ऐसी ऐसी जगह हैं जहां लोग नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड के ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो भी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, उन जगहों के लिए रास्ते खुलेंगे। और मुझे लगता है कि जो पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के साथ साथ जो साहसिक पर्यटन है, उसको भी इससे बढ़ावा मिलने। बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के अहम फैसलों पर, हम कर रहे हैं चर्चा। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि केदारनाथ हैं या फिर हेमकुंड साहब हैं, ये तो आस्था के केंद्र हैं और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाते भी हैं। लेकिन अगर हम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करते हैं, फूलों की घाटी, वहाँ पर जिस तरह से रोशन जी बता रहे हैं कि उतने लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए। बड़ी संख्या में जब लोग वहाँ पर भी जाएंगे तो टूरिज्म के साथ साथ जो उससे जुड़े हुए अन्य उद्योग हैं, वो वहाँ पर जो इन सभी स्थलों के आसपास लोग रहते हैं, वहाँ के आम लोगों की आर्थिकी को किस तरह से मजबूत करेंगे? देखिए, देश में पर्यटन के बहुत से अभी स्थान हैं जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं या कम संख्या में जाते हैं, और यूनेस्को के सूची में शामिल होने के कारण लोगों का आकर्षण भी रहता है। लेकिन वहां दुर्गम होने के कारण नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं निर्माण करना, यदि आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखिए, सिंगापुर में ऐसा दर्शनीय कुछ नहीं होने पर भी वहां पर इतने ज्यादा टूरिज्म होता है, क्योंकि उन्होंने टूरिज्म के स्थानों को बहुत ही खूबसूरत बना करके रखा है। आज देश में जरूरत है, हमारा इतना बड़ा देश है,
हमारी इतनी विविधता है, इतने राज्य हैं, उन राज्यों में इतने ज्योतिर्लिंग हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थल हैं जिनका एक ऐतिहासिक महत्व है। उस ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए लोग जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा सुविधाएं देने की जरूरत है। लोग विदेशों में जाकर के टूरिज्म करते हैं, अपने देश को में अगर सुविधाएं होती हैं तो लोग जरूर जाना चाहेंगे, आम आदमी जाना चाहेगा। और आम आदमी के लिए तमाम प्रकार की अभी सुविधाएं निर्माण हो रही हैं। एक तरफ रेल नेटवर्क बेटर हो रहा है, अधिक बेहतर प्रकार की रेल सेवाएं हैं, इतना बड़ा हमारा सड़कों का नेटवर्क तैयार हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं। इसके कारण लोगों का आकर्षण इस प्रकार के पर्यटन के स्थलों पर बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर धार्मिक पर्यटन की तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई स्थान हैं देवियों के जहां पर दुर्गम है बहुत। और इसी प्रकार से केदारनाथ जी का तो मैं तो स्वयं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं कि किस प्रकार से यह जो अभी बहुत सीमित मात्रा में रोज के करीब 400-500 लोग ही मुश्किल से जा सकते हैं हेलीकॉप्टर में। और इस प्रकार के सुविधा निर्माण होने से कॉस्ट भी कम होगी, ज्यादा संख्या में लोग जा पाएंगे। और हमने देखा कि महाकुंभ में हर किसी ने 5,000 से लेकर 10,000 एवरेज का खर्च किया और उससे इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। हम जानते हैं कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में पर्यटन का जो हिस्सा है जीडीपी में बहुत ज्यादा है, हमारे देश में अभी बहुत कम है। वो बहुत बड़ा जो स्कोप है, बहुत बड़ा अवसर है हमारे देश में रोजगार बढ़ाने का, लोगों की आमदनी बढ़ाने का, उन क्षेत्रों के विकास का। आप ये देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि जो सरदार पटेल जी की मूर्ति वहां लगाई गई, उसके बाद उस क्षेत्र में लोगों का आना जाना इतना ज्यादा बढ़ गया जी। जहां जहां सुविधाएं निर्माण होती है वहां वहां पर्यटन जाते हैं और पर्यटन का विकास होता है। ये अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कदम कोई नहीं हो सकता और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। 4,000 करोड़ रुपए में यदि आप केदारनाथ जी के दर्शन बड़ी संख्या में लोगों को करवा सके तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरकार। बिल्कुल, जो लोग नहीं जा पाते थे वो भी जा पाएंगे। रोशन जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब इतनी बड़ी संख्या में हम बात कर रहे हैं कि जो अर्थ क्षेत्र है वो उसका विस्तार होगा, जो अर्थतंत्र है वो वहाँ का वो मजबूत होगा, तो पहाड़ों से जिस तरह से पलायन की बात अक्सर होती है उस पर कितनी लगाम लगेगी? और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कहीं पहले ये 5 महीने खुलते हैं या 6 महीने खुलते हैं, लेकिन अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, पूरे वर्ष खुलेंगे। तो अपने आप में तकनीक का भी, भारतीय तकनीक का भी, जिस तरह से हम विरासत के साथ विकास का उदाहरण देते हैं, उसकी कितनी बड़ी मिसाल होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड में पलायन की समस्या है उसके बहुत सारे कारण हैं और जो रोपवे और हमारे 4 धाम हैं उसका एक हिस्सा है। जो 4 धाम के लिए और जैसे रोपवे का जो आज फैसला हुआ है, इससे क्या होगा कि जो हमारे युवा हैं उनके पास नए एवेन्यू होंगे, यानी वो रोजगार के नए तरीके ढूंढेंगे। जैसे कि अभी वो मान लीजिए कि कोई जो है ट्रेवल एजेंसी चला रहा है तो उसका चूंकि फुटफॉल बढ़ेगा तो उसके पास वो एजेंसी के कारोबार बढ़ सकता है। जो होटल इंडस्ट्री है, क्योंकि लोग वहां जाते हैं तो ठहरते जरूर हैं और अभी एक समस्या रहती है, आज हमने मंत्री जी से सवाल भी किया कि केदारनाथ में ठहरने की व्यवस्था नहीं है, कि वहाँ जो गेस्ट हाउस हैं या जो वहाँ धर्मशालाएं हैं वो कम है, जितने लोग जाते हैं उतनी वहां संख्या नहीं, तो लोग बहुत परेशान होते हैं और ठंड में रहते हैं। तो एक एवेन्यू ये भी खुलेगा कि भाई वहां ज्यादा से ज्यादा होटल खोले ताकि लोग वहां रुके, एक रात तो कम से कम रुके, तो ये भी एक रोजगार का साधन खुलेगा। फिर खाने पीने से लेके जो अन्य जो सप्लाई चेन है वो वहां बढ़ेगी, इस तरह से रोजगार बढ़ेगा। इसमें एक सवाल आपने और पूछा था, उसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो 4,000 करोड़ रुपए केदारनाथ जी के लिए और करीबन 3,000 करोड़ रुपए हेमकुंड साहिब के लिए जो रोपवे पे खर्चा होना है, वो सरकार का खर्चा नहीं होना है। सरकार को सिर्फ उनको जमीन देनी है। जो खर्चा है वो डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर DBFOT के तहत होगा, यानी किसी कंपनी को ये दिया जाएगा। वो कंपनी भी जो नेशनल हाईवे की है उसके साथ वो कोलैबोरेशन करिए, 1-2 प्राइवेट कंपनी को शामिल किया जाएगा, 3-4 कंपनियों को मिला के कंसोर्टियम होगा और ये 35 साल तक इसको चलाएंगे, यानी बनाएंगी, खुद ही डिजाइन करेंगी, खुद ही बनाएंगी, ऑपरेट करेंगी और 35 साल में, जो उसमें 6 साल का एक अनुमान है कि 6 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि लंबा रास्ता है और पहाड़ बहुत कठिन है वहां, तो उनके लिए। और फिर इसमें एक और टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है कि जो 3 केबल सिस्टम बन रहा है कि ताकि कभी ऐसे, जैसे हम सुनते हैं कभी कभी कि केबल टूट गई है और जो यात्री हैं वो फंस जाते हैं या गिर जाते हैं, तो ऐसा ना हो, सिर्फ फुल प्रूफ बनाया जाता है कि 3 केबल वाला, तो इसलिए 6 साल में बन के तैयार होगा।
और जो कंपनी बनाएगी वो 35 साल में अपना खर्चा निकालने के बाद फिर सरकार को ट्रांसफर कर देगी। तो इसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। और चूंकि प्राइवेट कंपनी इसमें होंगी, सरकारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो काम भी इसमें क्वालिटी का काम इसमें होने वाला है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जो 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, उससे जो रोजगार मिलेगा उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जो मान लीजिए कि जो इंजीनियरिंग लेवल पे या जो हाई टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो बाहर से आएंगे, लेकिन जो स्थानीय जो काम होगा वो तो स्थानीय लोगों को ही उसका रोजगार मिलेगा। तो कुल मिला के पर्यटन के हिसाब से भी और वहाँ कारोबार 6 साल तक होगा उसमें भी स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलेगा। और अब जैसे मंत्री जी ने यही कहा, इससे रोजगार की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। अश्विनी जी, आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि जिस तरह से पीपीटी मॉडल और उन्नत तकनीक का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, जब प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी, और जिस तरह से रोशन जी बता रहे हैं कि इसमें जो सरकार का खर्च है वो अपने आप में बहुत ही कम है, और जिस तरह से ये पूरा तंत्र तैयार किया गया है, तो अपने आप में किस तरह से दिखाता है वहाँ पर विकास के लिए, वहाँ पर उन्नत तकनीक के लिए, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्षमता भी काफ़ी बताई जा रही है, एक ही दिन में मतलब कई गुना लोग जो हैं वहाँ पर जा सकते हैं। ये जो सरकार के पास हमेशा सीमित साधन होते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कारण सरकार ने अगर 10% खर्च किया तो लगभग उसका 90% जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने खर्च किया, और इसके कारण सड़कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया। यदि आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखते हैं, जैसे हमारे जैसे ही लगभग हिमालय जैसे ही, हिमालय तो अभी नया पहाड़ है, लेकिन स्विट्जरलैंड में पुराने पहाड़ हैं, वहाँ के ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर भी जाने के लिए, ग्लेशियर्स तक जाने के लिए तमाम इस प्रकार के रोपवेज बनाए गए हैं, और वहाँ खूब खर्च करके लोग जाते हैं। यानी इसमें अपार संभावनाएं हैं, बड़ी संख्या में लोग जा सकते हैं, बड़ी मात्रा में लोग वहां पर, और उसके साथ ही साथ हम एक नए इस प्रकार के जो पुराना मॉडल पहले से ही वेल टेस्टेड है, उस मॉडल के ऊपर लेकर के जाएंगे। और ये तो एक उदाहरण है, जैसे कि अभी बात आ रही थी कि बहुत ऐसे स्थान हैं जो दुर्गम हैं उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, वहां हम इस प्रकार के रोपवेज और ज्यादा तैयार कर सकते हैं और कम लागत में ज्यादा बेहतर सुविधाएं वहां पर निर्माण कर सकते हैं। और वहां के ये सही है कि कई प्रकार के रोजगार कम हो जाएंगे, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा रोजगार निर्माण भी होंगे। बिल्कुल, रोजगार निर्माण भी होगा जब नई तकनीक जाएगी और उन तकनीकों में नए उद्योगों का विस्तार होगा। जब लोग वहीं के लोगों का इस्तेमाल तो वहां पर होगा, वहीं के लोगों को रोजगार तो मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण फैसला जो है आज कैबिनेट ने लिया है पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में विस्तार के लिए। इससे रोशन जी समझना चाहेंगे कि ये जो तीसरा आयाम इसमें जोड़ा गया है, ये अपने आप में कितना अहम हो जाता है जब हम किसानों की बात करते हैं, पशुपालकों की बात करते हैं। जी देखिए, मैं एक किसान परिवार से भी हूँ। तो हमने अपने गांव में देखा है, जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हमारी जो गाय हैं या बैल हैं, उनके खुर पक जाते थे, उनके मुंह पक जाते थे, और उनको कठिनाई होती थी, उनके पाँव में नीचे कीड़े पड़ जाते थे, तो उनको हमें निकालने में बहुत मुश्किल होती थी। हम उनमें तेल डालते थे, पेट्रोल डालते थे, और वो बहुत कष्ट में रहते थे, उनके पाँव सूज जाते थे। तो उसके लिए आज सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन इसको लिया है। इसको टीकाकरण इसको हम कहेंगे। एक स्कीम जो है, इसको करीबन 3880 करोड़ रुपए की ये स्कीम है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत। और ये गांव गांव में जाएगी, और ये जिन गांव में सड़कें नहीं है या जहां तक जो बसें नहीं पहुंच सकती हैं, वहां एक जो मोबाइल सिस्टम किया गया है, ताकि वो उन जानवरों तक पहुंच सके, उन गांवों तक पहुंच सके जहां आदमी का जाना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश है कि पूरे देश को कवर किया जाए, जहां से भी शिकायत आए, जहां से भी कंप्लेंट हो कि उनके गांव में ये बीमारी फैली है। असल में ये बीमारी फैलती है, अगर गांव में एक पशु को अगर ये हो गया है, तो गांव में दूसरे पशुओं को भी हो जाती है। तो इसलिए उसको रोकने के लिए ये करीबन 4 तरह की बीमारियां हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इसपे खुरपका और मुंह पका होता है। और ये खासकर बरसात में होता है, खासकर जिसमें जहां कीचड़ हो जाता है, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, तो वहां ये बीमारियां होती हैं। और उस दौरान जो हमारे पालतू पशु हैं वो बहुत ही कष्ट में रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो आज डिसीजन हुआ है टीकाकरण का, बहुत अच्छा डिसीजन है, और ये पूरे साल भर चलेगा, और भी एजेंसियां इसमें शामिल हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल। अश्विनी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे ग्रामीण अंचलों में आर्थिकी को किस तरह से मजबूत किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पशुधन उसमें बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और पहले ये देखा गया है कि उचित चिकित्सा के अभाव में पशुओं की बड़ी मौत होती थी और बड़ा नुकसान भी जो वहाँ पर पशुपालक हैं या किसान हैं उनको होता था। अब जब अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा मिलेगी, अपने आप में कितने बड़े नुकसान को रोका जा सकेगा और किसानों पे से या पशुपालकों पे से कितना बड़ा दबाव ये कम होता दिखाई देता है? एक लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए। उस दृष्टि से डेयरी फार्मिंग एक बहुत बड़ा स्रोत बना है और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जो महत्वपूर्ण इसका जो फैक्टर है, पशुओं का जो स्वास्थ्य है उसको ठीक प्रकार, जो अभी फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में बात आ रही थी, तो वास्तव में अगर इस प्रकार की डिजीजेस के समाधान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पशु ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, ज़्यादा बेहतर वो दुग्ध उत्पादन कर सकेंगे। बिल्कुल, और अपने आप में जो उनके हाथ मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात है कि किसानों तक इसकी पहुंच होगी, क्योंकि ये किसान मजबूत होगी। बिल्कुल समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों का जो एक नेटवर्क है उसके थ्रू जो है गांव में किसानों तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया अश्विनी जी और बहुत शुक्रिया रोशन जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।